पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए फाइनली खुशी की खबर। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका को 3 मैचेस की T20 सीरीज़ के आखिरी मैच में शिकस्त देकर ये सीरीज़ अपने नाम कर ली। ये 5 साल के बाद पाकिस्तान की किसी भी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ बायलैटरल सीरीज़ में पहली विन थी। ऑब्वियसली सीरीज़ के काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले साइम अयूब। After a string of low scores, Saim Ayub finally played a very belligerent innings of 71 not out of 38 balls और ऐसा लगा कि वो फॉर्म में वापस आ गए हैं। इस मैच से पहले प्री मैच इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि मैंने अपनी कुछ टेक्निकल फ्लॉस के ऊपर काम किया है और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने ये बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। इसके अलावा फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा का जो पेनिट्रेटिव स्पेल था दूसरे T20 में जिसने पाकिस्तान को वो मैच जिताया और सीरीज़ में वापस आने का मौका दिया। इसके अलावा शाहीन आफरीदी का तबाहकुन स्पेल आखिरी T20 में पहले ओवर में उन्होंने 2 बड़ी विकेटें लेकर साउथ अफ्रीका को शुरू से ही बैक फुट पर डाल दिया। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए जो सबसे खुशाइंद बात और सबसे ज़्यादा खुशी की जो खबर थी वो थी बाबर आजम के वो 68 रन जो उन्होंने सिर्फ 47 बॉल्स पर बनाए और उसकी बदौलत पाकिस्तानी डिसाइडिंग T20 साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतने में कामयाब हुआ। बाबर आजम ने ये इनिंग्स एक ऐसे मौके पर खेली जब ज़ाहिर है उनकी T20 टीम में शमूलियत के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान थे। बाबर आजम का ये कमबैक भी था और तमाम पॉजिटिव्स अपनी जगह, लेकिन बाबर आजम की इस इनिंग्स ने पाकिस्तानी फ़ैन्स को खुश कर दिया है और इसकी बदौलत बाबर आजम ने अपनी T20 टीम में दोबारा से जो स्पॉट था वो रिक्लेम कर लिया है। मैं ये नहीं कहूँगा बाबर आजम फॉर्म में दोबारा वापस आ गए क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में भी उन्होंने एक निस्फ सेंचुरी बनाई थी, लेकिन जिस मौके पर जिस तरीके से बाबर आजम ने ये स्कोर किया उससे ये बात समझ आती है कि बाबर आजम की जगह इस T20 टीम में डेफिनेटली है। और बाबर आजम ऑब्वियसली फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वाज ओपनिंग द बैटिंग फॉर पाकिस्तान इन T20s, लेकिन इस सीरीज़ में बाबर आजम ने 1 डाउन पोजीशन पर खेला और इस आखिरी इनिंग्स के बाद ऐसा नज़र आता है कि प्रॉबेबली पाकिस्तान की जो अब टीम है वो एक कॉम्बिनेशन पर सेटल होती जा रही है। अब ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के बाकायदा 2 कैंप बने हुए हैं। एक कैंप जो बाबर का मुखालिफ है वो बाबर के फेलियर्स पे बहुत खुश होता है। बाबर आजम जब अपने कमबैक में 0 पर आउट हुए तो बहुत उन्होंने जश्न मनाया और कहा कि देखो जी हम तो ठीक कहते थे, बाबर आजम की तो T20 में जगह नहीं है। इसी तरह जो बाबर आजम के फ़ैन्स हैं वो उनके एक स्कोर के ऊपर बहुत जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो हम तो हमेशा से कहते थे कि बाबर आजम की जगह इस टीम में है। इसी तरह शाहीन आफरीदी के फ़ैन्स एक उनका स्पेल आता है और वो उसको वसीम अकरम के बराबर लाकर खड़ा कर देते हैं। या मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बजाय इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस आप किसी भी प्लेयर के बारे में रखें, ये बात समझने की ज़रूरत है कि ऑल ऑफ देम आर गुड प्लेयर्स और डिपेंडिंग अपॉन देयर फॉर्म उनको टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, जितने भी ऐसे प्लेयर्स हैं जब फॉर्म में हों तो उनको पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए और जब वो फॉर्म में ना हों तो उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस जाकर अपनी वीकनेसेस पर काम करना चाहिए। कोई भी प्लेयर, ज़ाहिर टीम किसी की मिरास नहीं है कि आप कंसिस्टेंट ना हों लेकिन आपकी टीम में जगह जो है वो पक्की हो। सो मेरे ख्याल में किसी ने कोई जवाब नहीं दिया सिलेक्टर्स को या अपने नाक़िदीन को या क्रिकेट फैंस को। इट्स सिंपली अ मैटर of finding your form and making sure that this form continues, and as long as the form continues आपकी टीम में जगह होनी चाहिए और जब आप फॉर्म लूज़ कर जाएं तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं और अपनी फॉर्म को वापस लेकर आएँ। सो फॉर द टाइम बीइंग मुझे लगता है कि शाहीन आफरीदी और बाबर आजम ने T20 टीम में अपनी जगह जो है वो बना ली है। और यहाँ ये बात भी मैं कहूँगा कि बाबर आजम की जो मुखालिफिन हैं वो साउथ अफ्रीका की टीम की क्वालिटी पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं। अब ऑनेस्टली साउथ अफ्रीका की टीम कोई ऐसी C ग्रेड या B ग्रेड टीम नहीं थी। बहुत अच्छे प्लेयर्स इस टीम का हिस्सा थे, क्विंटन डी कॉक, रीज़ा हेंड्रिक्स, टोनी डी जॉर्जी, लुंगियन गिदी, ये सारे वो प्लेयर्स हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस, ये बहुत ही कॉबिन बॉश, ये बड़े इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं। लिजाद विलियम्स। सो मैं समझता हूँ कि इसको परफॉर्मेंसेस को बिल्कुल भी अंडरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की टीम ने अच्छा खेला जिसकी बदौलत वो इस सीरीज़ में कामयाब हुए। अभी कल ही आकिब जावेद साहब का बयान मैं पढ़ रहा था जो उन्होंने नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद जाकर दिया है। और आकिब जावेद एज़ यू नो इज़ आवर डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस एंड नेशनल सिलेक्टर टू, और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो 1 साल बाद या
अगले साल तक जो है वो शायद अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना शुरू करेगी। अब ये एक वो वाली बात है जो हम पिछले 30 साल से सुन रहे हैं। 1994 से टीम एक रीबिल्डिंग फेज़ से गुजर रही है और वो रीबिल्डिंग फेज़ है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और ये मुझे तो वाहिद जो वजह समझ आती है इस तरह के कमेंट्स की, इस तरह की स्टेटमेंट्स की, वो यही है कि अपनी टेन्योर को प्रोलॉन्ग किया जाए, मज़ीद टाइम बाय किया जाए, क्योंकि 30 साल में तो हमने पाकिस्तानी टीम को सिर्फ़ और सिर्फ नीचे की तरफ जाते ही देखा है। ऑब्वियसली हाई मोमेंट्स भी आए हैं, लेकिन अगर एज अ ट्रेंड देखा जाए तो ये रीबिल्डिंग फेज़ एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला मालूम होता है। और मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि ये उस वक्त तक पाकिस्तान की टीम कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स देना शुरू नहीं करेगी जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट में और ग्राउंड लेवल पर इस्लाहात नहीं आएंगी। और आकिब जावेद साहब जो भी कहें, मुझे तो ऐसी कोई चीज़ होती नज़र नहीं आ रही जिससे लॉन्ग टर्म जो हेल्थ है पाकिस्तानी क्रिकेट की वो बेहतर हो। और ऑनेस्टली स्पीकिंग एक साल तो आपको चाहिए ग्राउंड लेवल पे इस्लाहात लाने के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिजल्ट्स इंश्योर किए जा सकते हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ट्वीक करके। बिकॉज आई ऑलवेज से इट हैज़ टू बी अ टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच। क्रिकेट फैंस के अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि वो अगले 1 साल 2 साल वेट करेंगे और पाकिस्तानी टीम जीतना शुरू करे। अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म में कुछ क्विक फिक्सेस हों जिनकी वजह से आपके शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स बेहतर आएँ, और फिर लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स ग्राउंड लेवल पर जो आपको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं वो लें, जिससे कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स आपके लॉन्ग टर्म में इंश्योर हों। शॉर्ट टर्म में आई थिंक आपकी टीम सिलेक्शन इज़ समथिंग जिसके ऊपर अगर काम कर लिया जाए तो ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आज तक टीम के रिजल्ट्स में हम हर सीरीज़ में देखते हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे वो वनडे सीरीज़ हो, चाहे वो T20 सीरीज़ हो, कि प्लेयर्स के ऊपर सवालात उठते हैं। और इसमें मेरा ख्याल है कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि फेवरेटिज्म होती है, चाहे वो कप्तान के फेवरेट प्लेयर्स हों, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम के फेवरेट प्लेयर्स हों, या करीबी रिश्तेदार हों, या वो क्रिकेट कोचेस के फेवरेट्स हों। ये एक उस तरह का फिनोमेना है जिसने ऑब्वियसली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हर दौर में आगे बढ़ने से रोका है। और तो शॉर्ट टर्म में तो मैं समझता हूँ कि अ ट्रांसपेरेंट एंड फेयर सिलेक्शन पॉलिसी कैन रिजल्ट इन ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स इन आर रिजल्ट। और ज़ाहिर है थोड़ी सा टीम की जो हिकमत अमली है, जो प्रेपरेशन है, जो उनकी स्किल लेवल पर काम करने की ज़रूरत है, आई थिंक शॉर्ट टर्म में इन चीज़ों पर काम किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स डोमेस्टिक क्रिकेट को आपको बेहतर बनाना पड़ेगा, उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। अभी भी आकिब जावेद साहब जो बात कर रहे हैं, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो जो चीज़ हमें ग्राउंड लेवल पर नज़र आ रही है वो अभी भी यही नज़र आ रही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियसली नहीं लिया जा रहा। लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को छोड़कर T20 लीग्स खेलने जा रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट भी चंद ग्राउंड्स तक महदूद कर दी गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट चंद ग्राउंड्स तक महदूद कर दी गई है। एक ये पॉइंट कि जी 2009 के बाद पाकिस्तान से क्रिकेट चली गई, ये रोना हर कोई रोता है, चाहे वो कोई डायरेक्टर्स हों, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हों, हर एक का रोना ये है कि जी पाकिस्तान से क्रिकेट चली गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो 10 साल पीछे हो गई। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट डिस्पाइट द फैक्ट कि 2009 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हुई, वो भी खैर आपकी अपनी गलतियाँ थी, सिक्योरिटी लैप्स था, जो भी था, लेकिन आप खुशकिस्मत थे कि आपको घर के करीब एक वर्ल्ड क्लास वेन्यू दुबई की सूरत में मिल गया, जहाँ आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। टेस्ट मैचेस में आपने काफ़ी फतूहात ली, वनडे क्रिकेट में आपने काफ़ी फतूहात ली, PSL आपने वहीं शुरू किया। बट अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री देखें, जो 21 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर थे, और उन 21 सालों को उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग बनाया, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाया। और जब 1991 में वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए, तो उन्होंने आते ही जो है वो 1992 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, और पहले दिन से वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बनकर इंटरनेशनल सर्किट में ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास भी मौका था कि 2009 के बाद अगर इंटरनेशनल टीम्स नहीं आ रही थी, सो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट योर हाउस इन ऑर्डर। आप डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करते, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते, आप ग्राउंड्स के ऊपर काम करते, ताकि बाय द टाइम सिक्योरिटी के इश्यूज सॉर्ट आउट हों और इंटरनेशनल क्रिकेट आपके मुल्क में वापस आए, तो पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में हो कि जहां वो अपने आप को एक वर्ल्ड क्लास टीम की तरह दुनिया के सामने पेश कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सक्यूज़ेस और अपनी टेन्योर्स को लंबा करने के लिए ये मुस्तकिल ये मंजन जो है ये बेचा जाता है कि जी हम पीछे रह गए, इंटरनेशनल क्रिकेट चली गई, 1 साल और चाहिए, 2 साल और चाहिए, रीबिल्डिंग प्रोसेस है। मेरे ख्याल में ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है।
थोड़ी सी सिंसेरिटी की ज़रूरत है, टीम सिलेक्शन में ऑनेस्टी की ज़रूरत है और विजनरी लोगों की, ऐसे लोगों की ज़रूरत है क्रिकेट की मैनेजमेंट में जो समझें कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है और डोमेस्टिक क्रिकेट में वो इस्लाहात लेके आई जाएं जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़े और वो एक ऐसा ग्राउंड बने जहां से पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर टैलेंट मिले और एक हाईली कंपेटिटिव क्रिकेट हो जिसकी वजह से लड़के जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हों। अब थोड़ी सी बात करते हैं पीएसएल के बारे में, जहां मुल्तान सुल्तान्स ने थोड़ा सा अपनी टोन को अब ठीक किया है और एक आई वुड से दोस्ती का हाथ बढ़ा है पीएसएल की तरफ और कुछ तजावीज़ उनके सामने रखी हैं, जिनका अगर मैं समरी दूं तो बेसिकली दे वांट मोर इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द फ्रेंचाइजेज इन द गवर्नेंस ऑफ पीएसएल, जहां वो कहते हैं कि जितनी भी पॉलिसीज़ बन रही हैं, चाहे वो फ़ैन एंगेजमेंट के ऊपर हो, मार्केटिंग के ऊपर हो, ऑपरेशंस के ऊपर हो, उनमें फ्रेंचाइजेज़ के नुमाइंदे होने चाहिए, फ्रेंचाइजेज़ की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और फ्रेंचाइजेज़ की सजेशंस होनी चाहिए। ये ज़ाहिर है पीसीबी के लिए हमेशा एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इशू रहता है, बिकॉज एज़ वी नो कि पीसीबी बहुत ही एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच के थ्रू मामलात को गवर्न करता है। इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में हम देखते हैं कि रीजनल टीम्स भी पीसीबी बना रहा होता है, बजाय आप रीजन्स को वो इख्तियार दें कि वो अपनी टीम्स खुद बनाएं, पीसीबी वो टीम्स बना कर देता है। तो बहुत ही एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है और मैं नहीं समझता कि पीसीबी कभी भी जो है वो अलाउ करेगा कि कोई आउटसाइडर, बी इट फ्रेंचाइजेज़ या कोई भी आकर जो है वो उनके मामलात में दखल अंदाजी करे। ऑल्दो मैं समझता हूँ कि फ्रेंचाइजेज़ आर बिग स्टेक होल्डर्स एंड दीज प्रपोजल्स डू हैव सम मेरिट, लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि पीएसएल की इस्लाहात अपनी जगह, लेकिन पीएसएल को अगर पॉपुलर करना है तो once again the only way or let's say the biggest way of ensuring PSL's popularity is for the national team to get its act together. अगर आपकी नेशनल टीम, पाकिस्तान की टीम अच्छा T20 क्रिकेट खेलेगी, ऑटोमेटिकली आपके जो पीएसएल है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आजकल तो वैसी वैल्यूएशन उसकी की जा रही है और एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपकी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस का आपके पीएसएल की पॉपुलैरिटी पर। लास्ट ईयर हम सब ने देखा पीएसएल का 10th सीज़न था, लेकिन इतने नाक़िस रिजल्ट्स उस पीएसएल से पहले पाकिस्तानी टीम ने दिए थे कि उस पीएसएल में जो इंटरेस्ट था लोगों का वो बहुत कम हो गया था। अभी पाकिस्तान के पास मौका है, एक T20 वर्ल्ड कप होने वाला है सब कॉन्टिनेंट में अगले साल फ़रवरी में। अगर उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर जाती है तो आप देखिएगा कि पीएसएल की पॉपुलैरिटी जो है वो आसमान से बातें करना शुरू हो जाएगी। सो डिस्पाइट ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन द फ्रेंचाइजेस एंड पीसीबी, अच्छे रिजल्ट्स अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ग्राउंड पर लेकर आती है, फील्ड पर लेकर आती है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पीएसएल की पॉपुलैरिटी पर पड़ेगा। और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो मिलजुल कर काम करे, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारे महाज खोले हुए हैं बाहर। इंडिया के साथ आपने पॉलिटिकल फ्रंट पर, क्रिकेटिंग पॉलिटिकल फ्रंट पर आपने एक महाज खोला हुआ है जहां आपने एशिया कप की ट्रॉफ़ी उनको देने से इनकार कर दिया। अब आप अपने जो आईसीसी टूर्नामेंट्स के मैचेस हैं वो इंडिया में नहीं खेलते, श्रीलंका में खेलते हैं, विच इज़ फाइन। मगर अगर आपने बाहर महाज खोले हुए हैं तो बेहतर ये है कि कम से कम इंटरनली वो महाज ना खोले, यहाँ एक यूनाइटेड फ्रंट रखें, क्योंकि ऑलरेडी बाहर जो है वो आपका बड़ा सख्त मुकाबला है। सो अपने घर को मजबूत करें, फ्रेंचाइजेस को, रीजन्स को अपने साथ मिलाकर चलें, ताकि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट और एज अ रिज़ल्ट पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है वो स्ट्रॉन्ग हो। और जब वो स्ट्रॉन्ग होगी तो पीएसएल भी स्ट्रॉन्ग होगा, और जब वो स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके पास जो नेगोशिएशन पावर है विद द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी, आईसीसी, अदर क्रिकेट बोर्ड्स, वो भी बेहतर हो जाएगी। सो अब ऑफ कोर्स पाकिस्तान की टीम वनडे सीरीज़ शुरू करने वाली है और 17 साल के बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाएगी। एक बहुत ही बड़ा ओकेजन है, तीनों वनडे मैचेस फैसलाबाद में खेले जाएंगे और पाकिस्तान की टीम एक नए कप्तान के साथ मैदान में उतरेगी, मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा आगाज़ किया था अपने कैप्टनसी टेन्योर का, मगर उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी का सेटबैक और फिर एक आध और सीरीज़ जो वो अच्छी नहीं खेल सके अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसके बाद रिजवान को कप्तानी से हाथ धोने पड़े और अब शाहीन आफरीदी पहली दफ़ा पाकिस्तान की वनडे टीम के रेगुलर कैप्टन की हैसियत से ये सीरीज़ खेलेंगे। आई होप कि रिजवान स्टेज़ मोटिवेटेड। वैसे भी पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, आई थिंक इनका
स्टाइल जो है वो वनडे क्रिकेट के लिए ज़्यादा सूट करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वनडे सीरीज़ में भी पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगी और साउथ अफ्रीका को एक टफ़ टाइम देगी। हमारी नेक ख्वाहिशात हमारी टीम के साथ हैं एंड लेट्स सी हाउ द टीम परफॉर्म्स। और जाते जाते ऑफ कोर्स हम खराज तहसीन पेश करते हैं न्यूजीलैंड के आइकॉनिक प्लेयर केन विलियमसन को, जिन्होंने रिसेंटली T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड कप फाइनल भी खिलवाया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम वो जीत नहीं पाई थी, बट श्योरली अ बिग लॉस टू T20 क्रिकेट। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए नैरेटिव्स।